चाइना में आइडेंटिफाई हुए सार्स कोव 2 के पहले केस से लेकर अब तक कोविड 19 वायरस का रूप दिन पर दिन बदलता गया और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार पूरी दुनिया में 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया और 41 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली। नमस्कार, मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, सीनियर एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग्स की कोविड स्पेसिफिक सीरीज में, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कोलैबोरेशन में चला रहे हैं। आज के जागरण डायलॉग्स का विषय है कोविड 19 का दुनिया भर में अलग अलग कितने वेरिएंट्स हैं, कौन कितना खतरनाक और कितने तरह के वैक्सीन अभी उपलब्ध हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं इंडियन मेडिकल साइंस का एक बहुत जाना माना चेहरा डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह। डॉक्टर सुजीत इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर सुजीत, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर सुजीत, सबसे पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। सार्स कोव 2 क्या है? क्या सारे वायरस म्यूटेट करते हैं या वायरस म्यूटेशन का प्रोसेस कैसे होता है? ये हमारे जागरण के दर्शकों के लिए प्लीज आप बताएं। जी देखिए, हम पिछले 1.5 साल से करीब सार्स से एक विभिन्न प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में जैसा कि आपने देखा है कि हमने डिफरेंट टाइप के फिनोमिना देखे जो कि कम्युनिटी में होते हैं। कभी नॉर्मल बीमारी की तरह से हुआ, कभी एकदम से सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हुआ और कभी एकदम से सर्ज हुई या हाई डेथ रेट और हाई हमको कॉन्सिक्वेंसेस मिले इस बीमारी के। इन सबको साइंटिस्ट लोग एक समझने की प्रक्रिया करते हैं जिसको कि हम कहते हैं जीनोमिक स्टडी। अब जीनोमिक म्यूटेशन जो है वायरस में एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसा कि हमने इन्फ्लुएंजा वायरस में भी देखा, विभिन्न प्रकार के म्यूटेशंस आते रहते हैं। अब ये म्यूटेशन है क्या? देखिए, म्यूटेशन होता है एक अमाइनो, हमारा सार्स का जो भी वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो 2 प्रकार के आरएनए वायरस या डीएनए वायरस इस टाइप के होते हैं और उस आरएनए स्ट्रैंड में विभिन्न प्रकार की अमाइनो एसिड्स एक सीक्वेंस में रहती हैं और इस सीक्वेंस में रहने के कारण उसका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि एक जीनोम स्ट्रक्चर के रूप में हम जानते हैं। और सार्स के बारे में, जैसा कि अब सार्स कोरोना वायरस के बारे में जो अभी हम पिछले समय से सभी लोगों को जानकारी हो गई है कि एक तो हमारा न्यूक्लियस होता है और उससे निकलती हुई स्पाइक प्रोटीन होती है, जो स्पाइक प्रोटीन जिसके थ्रू वायरस हमारे शरीर के सेल्स में अपने आप को बाइंड करता है। ACE2 रिसेप्टर एक जगह है हमारे सेल्स में होती है, उस जगह पे अपने आप को बाइंड करता है। तो ये हमारा और वायरस जैसे बाइंड करने के बाद क्या करता है, सेल के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में जो न्यूक्लिक एसिड मटेरियल होता है वायरस का, उससे अपनी वायरस और कॉपीज बनाता है, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कभी कभी एडिटिंग में थोड़ी बहुत जीनोमिक वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे एक न्यूक्लिक एसिड का पर्टिकुलर फिनोमिना है, उसमें से 1-2 न्यूक्लिक एसिड इधर उधर हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है और हर वायरस में ये देखी जाती है। तो एक ऐसा लेवल होता है 5 से लेकर 7% जो हम मानते हैं, जितना म्यूटेशन हम लोग ये मानते हैं कि ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसे चिंता की बात नहीं है। तो ये तो हुआ म्यूटेशन का प्रोसेस। जी डॉक्टर सुजीत, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, कप्पा के भी नाम हम सुन रहे हैं। तो कोविड 19 के कितने वेरिएंट्स बन चुके हैं और किन किन देशों में ये वेरिएंट्स पहली बार देखे गए? जी देखिए, जो वेरिएंट की बात है, वेरिएंट होते हैं ग्रुप ऑफ म्यूटेशंस को हम एक वेरिएंट का नाम दे देते हैं। वो इंडिविजुअल म्यूटेशन भी हो सकते हैं, डबल म्यूटेशन भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के वेरिएंट जो है साइंटिफिक जो स्टडी करते रहते हैं और साइंस के द्वारा उसको GSAID एक दुनिया का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसपे की रिपोजिटरीज पे इसको जमा किया जाता है। उसके अनुसार अभी तक जो है करीब 1309 डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग देशों में पाए गए हैं। जो आपने नामों का जिक्र किया खास तौर पे, जो आजकल हमारे पाठकों की और हम सबकी एक जिज्ञासा का कारण बने हुए हैं, वो एक खास नाम दिए गए हैं जिसका कारण है कि वेरिएंट्स हमारे पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हमको नॉर्मल म्यूटेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वायरस का अपना एक प्रक्रिया है। लेकिन जो वायरस के म्यूटेशन हमारे पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट करते हैं, जैसे अगर ट्रांसमिशन रेट कम्युनिटी में बढ़ा दें, अगर कोई वायरस मान लीजिए अपनी पॉजिटिविटी एक आदमी 4 को संक्रमित कर रहा है और नया वेरिएंट आके 8 को करने लगे, 16 को करने लगे, तो हमारे लिए हाई ट्रांसमिशन चिंता की बात है। दूसरा, ऐसे ही एक सामान्य डेथ रेट होता है जो नॉर्मल कोरोना वायरस से हमें मिलता है, लेकिन नए वेरिएंट से अगर हमें ज्यादा डेथ मिलने लगे, ज्यादा मॉर्बिडिटी मिलने लगे, ज्यादा सीरियस बीमारी मिलने लगे, तो हमारे लिए ये वायरस का वेरिएंट एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न का या वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो, और जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं या वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस है, ये तीन टर्म साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। तो जो आपने नाम लिए वो आज की तारीख में ज्यादातर वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम लिए, और उसमें कप्पा वेरिएंट जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है आज की तारीख में, वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। जी, अगला सवाल बिल्कुल डॉक्टर सिंह इसी से मिलता जुलता था, जो आपने तीन नाम लिए, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस। ये जो तीन क्लासिफिकेशंस होती हैं, इसको डिवाइड कैसे करते हैं और कौन सी वो इंस्टीट्यूशन है जो इसके ऊपर डिसीजन लेती है? देखिए, इसमें मैं आपको सामान्य भाषा में इसको समझाना चाहूंगा। सामान्य भाषा में हम लोग दो प्रक्रिया यूज करते हैं। पहली प्रक्रिया, वायरस को लेके लैब में लाते हैं, जो नॉर्मल पॉजिटिव केसेस निकलते हैं उनके एलिकेट्स को हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेते हैं और जीनोमिक उसकी स्टडी करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर हमें फील्ड में, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर शहर में किसी जगह पे हमको हाई रेट ऑफ ट्रांसमिशन मिल रहा है जो सामान्य से काफी ज्यादा तेज है, या हमें कोई सुपर स्प्रेडिंग इवेंट मिला, एक ही जगह पे सिर्फ एक संक्रमित व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर दिया, या तीसरा, किसी शहर में हमको दूसरे शहरों की अपेक्षा हाई डेथ रेट मिल रहा है, या बहुत ज्यादा मरीज सीरियस कंडीशन में जा रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो इन सब उन जगह से हम सैंपल उठाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उन सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। एक तो हुआ पब्लिक हेल्थ सिनेरियो से हमें सैंपल मिलना, दूसरा हम सामान्य प्रक्रिया की तरह सैंपल उठाते हैं, और इन सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें दो प्रकार के नजरिए मिलते हैं। फिर से पहला होता है जीनोमिक स्ट्रक्चर में हमको मिलता है कि जीनोमिक स्ट्रक्चर क्या है। उसको समझने के बाद साइंटिस्ट ये देखते हैं कि ये जीनोमिक स्ट्रक्चर जो हमें मिला, ये पुराने वेरिएंट के स्ट्रक्चर से किस प्रकार भिन्न है, और ये भिन्नता क्या इसके ट्रांसमिशन को तेज करने में, या इसकी डेथ रेट मोर्टेलिटी पे इम्पैक्ट करने में, या डायग्नोस्टिक कैपेसिटी को इम्पैक्ट करने में, या वैक्सीन एस्केप करने में मदद करेगा क्या। तो ये जीनोमिक इंडिकेशन हो गया, उसके आधार पर हम कहते हैं कि हाँ ये जीनोमिक इंडिकेशन है, तो हम उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं। फिर हम उसका रियली में देखते हैं क्या यह हमने जो जीनोमिक स्ट्रक्चर में देखा वो वास्तव में ग्राउंड पे भी हमको वैसा ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर ग्राउंड पे भी मिलता है, साइंटिफिक एविडेंस स्टैटिस्टिकली वैलिड होता है, हम उसको पुराने वेरिएंट से कंपेयर करते हैं, और फिर WHO इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम देता है, जैसा कि हमारे डेल्टा वेरिएंट के केस में हुआ, अल्फा वेरिएंट में हुआ। पहले अल्फा वेरिएंट में हमने देखा कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन है, 50% ज्यादा है नॉर्मल से, फिर उसको साइंटिफिकली स्टडी किया गया ओवर ए पीरियड, और जब वो स्थापित हो गया तो हमने उनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा। जी, डॉक्टर सुजीत, जो कोविड-19 वायरस है या इसके कई सारे वेरिएंट्स आए हैं, क्या ये वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस में क्लासिफाइड हो रहे हैं, या जो साइंटिस्ट इस पे काम करते हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स इस पे काम करते हैं, वो ये डिसाइड कैसे करते हैं कि हाई कॉन्सिक्वेंस वाले जो वेरिएंट्स है या वायरस है उसको हम इस क्लासिफिकेशन में कैसे रखें और क्यों रखें? देखिए, जो वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस है, ये CDC अटलांटा ने एक टर्म कॉइन की है, जिसमें कि अगर बहुत ही एक्सेप्शनल तरीके से डेथ रेट बढ़े, हॉस्पिटल के एडमिशंस बढ़े, या हमारे टेस्ट, जो हमारे RT-PCR के जो टेस्ट हैं या जो और टेस्ट हैं, वो पूरी तरह से फेलियर होने लगे, जब हम इसको एक बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल रूप में बढ़ता हुआ देखते हैं, या हमने वैक्सीन लगा दी सबको, और वैक्सीन के बाद भी हमारे डिजीज ट्रांसमिशन में या डिजीज के प्रकोप में कोई अंतर नहीं पड़ रहा, वैक्सीन ब्रेक थ्रू के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे केस में उसको एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाता है कि नॉर्मल ब्रेक थ्रू कितना है और इस पर्टिकुलर वेरिएंट के द्वारा कितने ब्रेक थ्रू हैं। तो अगर ये ब्रेक थ्रू डायग्नोस्टिक कैपेसिटी में अंतर, या हमारा जो है ट्रांसमिशन में अंतर, ये 3 या 4 ऐसे वो हो सकते हैं जो कि हमको हाई कॉन्सिक्वेंस दें, क्योंकि फिर हमारी वैक्सीन काम नहीं करेगी, फिर हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट काम नहीं करेंगे, फिर हमारी ट्रीटमेंट की पद्धति काम नहीं करेगी। तो इन चीजों को लेते हुए लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूंगा, SARS-CoV-2 का कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं है जिसको कि वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस कहा गया। जी, ये सवाल इसलिए आता है डॉक्टर सुजीत की कई सारे मिस इन्फॉर्मेशन कई सारे लोगों में फैली हुई है, बहुत जानकारी लोगों तक नहीं है जो बिल्कुल आप बता रहे हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। हम चाह रहे हैं कि जागरण के दर्शकों को इसका फायदा मिले। अगला सवाल है डॉक्टर सुजीत, वायरस वेरिएंट के इम्पैक्ट और वैक्सीन की इफिकेसी
कैसे मॉनिटर की जाती है, कैसे डिसाइड की जाती है? क्या कोई कंसोर्शियम है इंडिया में जो इस पे लगातार काम कर रहा है? जी हाँ, आपने बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा। और जैसे कि ही हम सब लोगों को दुनिया में ज्ञात हुआ कि यूनाइटेड किंगडम में एक सदर्न एरिया है, कैंट एरिया, जहाँ पे कि बहुत तेजी से ट्रांसमिशन बढ़ा। वो लोग भी हमारे देश की तरह ही जीनोमिक स्टडी कर रहे थे। हमारे यहाँ भी जीनोमिक स्टडी मई 2020 से चालू है, लेकिन वो जीनोमिक स्टडी अलग अलग साइंटिफिक तरीके के लिए और रिसर्च के लिए की जाती है, जिसमें CSIR कर रहा था, ICMR का NIV पुणे कर रहा था, और हमारे यहाँ NCDC में भी हो रही थी, और भी DST डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स भी करते हैं। तो हमारे यहाँ स्टडी पहले से हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमें ये पता चला कि एक ऐसा वेरिएंट आ गया है जिसका कि ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है, और हमने ये भी देखा कि पेंडेमिक बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम सभी लोगों को इस बारे की चिंता है कि भाई सेकंड वेव कैसे आएगी, थर्ड के बाद क्या होगा, या हम लोग कब इससे पूरी तरह से निजात पाएंगे, वेरिएंट कितने आते रहेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने संज्ञान लेते हुए दिसंबर 2020 में एक INSACOG साइंस कंसोर्शियम बनाया, जिसमें कि DBT की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सब लैब्स को इकट्ठा किया गया। 10 प्राइम लैब जो कंट्री की टॉप मोस्ट लैब हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि कंसोर्शियम के और एक डिफाइंड स्ट्रेटेजी के तहत एक जीनोम सीक्वेंसिंग के उसको लिया जाए, जिससे कि न केवल हम अपने देश को बल्कि दुनिया के सभी लोगों को इस बारे में सजग कर सकें अगर कोई नया वेरिएंट आता है। और इसी के फलस्वरूप आपने देखा कि हमने अल्फा वेरिएंट का मॉनिटरिंग किया, प्रॉपर पंजाब में किया, महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में किया। और जैसे ही हमको पता चला कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में एक एक्सेप्शनल सर्ज मिल रही है, तो हमने उस म्यूटेशन को भी डिटेक्ट किया टाइमली, और डिटेक्ट करने के बाद एस्टेब्लिश किया, और एस्टेब्लिश करके हमने दुनिया को यह बताया कि एक नया प्रकार का वेरिएंट आया है, उस वेरिएंट को जिसमें कि एक्सेप्शनल तेजी से बढ़ने की क्षमता है। जी डॉक्टर सुनीता, अब आते हैं वैक्सीन की तरफ। काफी लोगों में अभी भी मिसकंसेप्शंस हैं, लोग अभी भी जो है बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं है। कई जगह पे हमने कई सारी रिपोर्ट्स देखी हैं। सो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उनको हम बताएं कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, वैक्सीन हमारे शरीर में क्या बदलाव करते हैं जिससे हम कोविड-19 से सेफ हो जाते हैं, वैक्सीन लेने के बाद इसका असर कब तक हमारे शरीर में रहता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया कि कोविशील्ड लाइफ लॉन्ग सेफ्टी इंश्योर कर सकता है, एक ऐसी रिपोर्ट भी आई थी। तो ये थोड़ा सा हम क्लैरिटी करें कि वैक्सीन क्यों जरूरी है, क्या बदलाव होती है शरीर में, और कब तक ये हमारे शरीर में ताकत हमें देती है। जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि देखिए एक तरफ है वैक्सीन, दूसरे तरफ है वेरिएंट्स। अब वैक्सीन हम लोग हर सामान्य इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन को प्रयोग करते हैं, जैसा आपने पोलियो में देखा, मीजल्स में देखा, और येलो फीवर, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें वैक्सीन ने हमें एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण और सुरक्षित जीवन दिया। जैसे स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से रेडिकेट हो गई। तो अब आते हैं हम, ये वैक्सीन बनाने की एक प्रक्रिया होती है। वैक्सीन करता क्या है? नॉर्मल इन्फेक्शन भी वही करता है। कोई भी हमारे शरीर में कीटाणु जब जाता है तो हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उस कीटाणु से, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, उससे लड़ने की हमारे अंदर एक क्षमता पैदा करता है, जिसको कि हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स 3 प्रकार से हमें मिल सकता है। एक मैटरनल एंटीबॉडी के तहत मिल जाता है, दूसरा हमारा खुद की एक इम्यूनिटी क्षमता जो बढ़ती जाती है वो होती है, जिसको कि हम नॉर्मल ह्यूमरल इम्यूनो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कहते हैं, और तीसरा होता है मेमोरी सेल्स के द्वारा, T सेल्स और B सेल्स के द्वारा। तो अब होता क्या है, जैसे ही वायरस एंटर हुआ, वायरस से हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज है वो लड़ने की प्रक्रिया करती है। साथ ही साथ वो हमारे एक इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। इम्यून सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड करता है, कोई बाहरी प्रोटीन, अमाइनो एसिड या कीटाणु आ गया है, तो उसके लिए वो हमारा इम्यून सेल्स जो है बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनाने की, तो उसके मेमोरी में चला जाता है। मतलब एक बार हमें पता चल गया ये कीटाणु से हमें ये एंटीबॉडी से लड़ना है, तो वो एंटीबॉडी हमारा शरीर का मेमोरी सेल याद कर लेता है। तो सेकंड टाइम जब वो इन्फेक्शन होगा तो हम लोग उसको बेहतर तरीके से काउंटर कर पाएंगे। ये हमारा नॉर्मल है। अब वैक्सीन हमारे लिए क्या करता है, एक आर्टिफिशियल वातावरण पैदा करता है जिसमें कि इन्फेक्शन हुए बिना हमको एक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का एक तरीका मिलता है। और ये तरीका हमारे इम्यून सिस्टम को
अब डेवलप कर देता है और हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी का लेवल भी डेवलप करता है और एक मेमोरी सेल में भी मेमोरी में चला जाता है, जिससे कि मेमोरी सेल्स आगे आने वाले इन्फेक्शन को बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं। जी डॉक्टर, कितने तरह के वैक्सीन दुनिया में उपलब्ध हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है? जैसे हमने कई सारी रिपोर्ट में देखते हैं आरएनए वैक्सीन की बात होती है, वायरल वेक्टर वैक्सीन की बात होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की भी बात हमने देखी है। एक दूसरी रिपोर्ट में देखा कि होल वायरस, प्रोटीन सब यूनिट, न्यूक्लिक वायरस, वायरल वेक्टर, ये सब सारे जो क्लासिफिकेशन हैं, आप हमारे जागरण के दर्शकों के लिए थोड़े सिंप्लीफाइड तरीके से बताएं कि वैक्सीन कितने तरह की क्लासिफिकेशन में आती है। जी बहुत आपने बढ़िया, ये भी एक जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए सामान्यतः, क्योंकि आज के तारीख में जब डिफरेंट वैक्सीन हैं, जनता का भ्रमित होना बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। हमको ये लगने लगता है कि हम mRNA मॉडर्ना वैक्सीन का इंतजार करें, फाइजर का इंतजार करें, अभी जो कोवैक्सीन अवेलेबल है वो पूरी तरह से जांची नहीं गई है। तो इस प्रकार के भ्रम आते रहते हैं और उस भ्रम से हम लोगों को निकलना के लिए ये समझ होना बहुत आवश्यक है। अब समझ में जो आपने बात कही कि एक तो होता है हमारा होल माइक्रोब अप्रोच। होल माइक्रोब अप्रोच में ये WHO ने निर्धारित की है। हम सभी जानते हैं ये एक हमारी सेट पद्धति है जिसमें हम वायरस को इनएक्टिवेट करके उसको एंटीजन बना सकते हैं। मतलब वायरस में बीमारी पैदा करने के गुण को दबा दिया जाता है केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, हीट के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा। या दूसरा होता है लाइव वायरस को लेके, ये हमारा केमिकल प्रोसेस है। दूसरा होता है लाइव वायरस को लेके उसको इनएक्टिवेट किया जाता है। तो लाइव इनएक्टिवेटेड वायरस और हमारा किल्ड एटेन्यूएटेड वायरस, तो ये दो हो गए हमारे फुल माइक्रोब। ऐसे ही अब दूसरी पद्धति होती है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट अप्रोच में क्या करते हैं, हम वायरस पूरे को नहीं लेते, लेकिन वायरस के सिर्फ उस एरिया को ले लेते हैं, जैसे कि स्पाइक एरिया को ले लिया, या जो एरिया जो हमारे बीमारी को या हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा सार्थक हो, उस एरिया को लिया जाता है। उसको हम कहते हैं सब यूनिट अप्रोच। और सब यूनिट अप्रोच में हम ज्यादातर mRNA और इस टाइप की वो लेते हैं। और इसी में अगली अप्रोच जो प्योरली स्पीकिंग mRNA होता है, न्यूक्लिक एसिड अप्रोच। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन जिसे हम कहते हैं, उसमें न्यूक्लिक मटेरियल लिया जाता है सिर्फ, और न्यूक्लिक मटेरियल को उसमें न्यूक्लियस में से निकाल के वो एक mRNA होता है मैसेंजर RNA, और दूसरा होता है DNA पहले कन्वर्ट करता है। एक सिग्नल है ये पूरी तरह का हमारा कीटाणु नहीं है जो कि हमको डिजीज पैदा करेगा, लेकिन बट एक किस्म का रेडियो सिग्नल है, एक किस्म का अमाइनो एसिड सिग्नल है जो कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। और वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा इस चीज के लिए कि हम उसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज पैदा कर पाए, हमारा सिस्टम नंबर 1 पैदा कर पाए, और नंबर 2 उसको याद भी रख पाए, एक मेमोरी सेल में भी चला जाए। जो कई बार आपने देखा होगा, लोगों को ये लगता है कि भाई हमने वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडी लेवल मेजर कराया, निकले ही नहीं, तो ऐसा नहीं है हमको। लेकिन आपको मैं एक बात दर्शकों के लिए भी बताना चाहूंगा कि जैसे ही हम वैक्सीन लगवाते हैं तो मेमोरी सेल को तो एनकाउंटर हो ही जाता है, मेमोरी सेल में वो चला जाता है। अब उसका ब्लड में एंटीबॉडी कितनी बनी है, कितने समय तक रहेंगी, ये एक प्रक्रिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारा मेमोरी सेल में जाना है वो एक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हमको अच्छी क्षमता प्रदान करता है, जिससे कि अगर डिजीज हमको भविष्य में होती भी है तो वो निश्चित रूप से हमारे शरीर में उससे लड़ने की क्षमता पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि तीनों किस्म के वायरस में आखिरी हमारा गोल क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होना और हमारे इम्यून सिस्टम को वायरस को रिकॉग्नाइज करके उससे लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाना। नॉर्मल तरीके से भी कुछ लोगों में इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो लड़ पाते हैं, लेकिन वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी आती है वो हमको बीमारी पैदा किए बिना एक इम्यूनिटी देता है, जिससे कि हम उससे लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सक्षम हो पाते हैं। जी डॉक्टर, अभी काफी फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में फैली है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेके। सो अगला सवाल इससे ही मिलता जुलता है कि इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो डेल्टा प्लस वेरिएंट पे कितने कारगर हैं? क्या तीसरे वेव जिसकी संभावना बताई जा रही है उससे ये वैक्सीन हमें सेफ रखेगा, या हमें किसी बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है आने वाले समय में? देखिए, अब जो वेव या सर्ज जिसे हम कहते हैं वो किस प्रकार से आती है जी। एक तरफ तो हम लोग अपनी कोशिश करते हैं वायरस को मारने की, वायरस के ट्रांसमिशन को दबाने की, या वायरस के द्वारा सीवियर डिजीज को रोकने की। दूसरी तरफ वायरस भी अपने सर्वाइवल के लिए प्रयास करता है, अपने आप की अपने रूप बदलता है।
जिसको कहते हैं हम कि अलग म्यूटेशन आ गया। एक स्पाइक प्रोटीन के एरिया में करीब 1273 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। वो अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के वायरस ये कोशिश करता है कि उसका सबसे ज्यादा जो रूप को, जिसको कि ना वैक्सीन मार पाए, जो ट्रांसमिशन में भी चलता रहे, या जो मतलब सर्वाइवल को बेसिकली मदद करे वो। तो इसीलिए वायरस का जो पुराना रूप होता है, जिससे कि हम एक क्षमता प्रदान हमने लड़ ली, उससे बेहतर वो रूप बनाने की कोशिश करता है। जैसा हमने पहला म्यूटेशन देखा जो मई 2020 में हुआ था, वो म्यूटेशन हुआ था D614N के रूप में और G के रूप में। तो ये म्यूटेशन ने हमको पहला मई के बाद जो ट्रांसमिशन तेज दिखा वो उसके द्वारा था। फिर आया अल्फा म्यूटेशन और फिर आया डेल्टा म्यूटेशन। तो ये डिफरेंट हो गए। अब आइए, आपने जो बात करी मुख्य के वैक्सीन हमारी लड़ने में कितनी कारगर है, इसको देखिए, जनता को ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि कोई भी वैक्सीन अगर सरकार या कोई प्रोग्राम में लेती है तो उसकी बहुत ही समग्र जांच होती है। अब जांच किस प्रकार से होती है? हम वायरस को लेके कल्चर करते हैं लैब में। हमारे यहाँ 3-4 अच्छी लैब हैं, जैसे कि हमारे फरीदाबाद की लैब है, NIV पुणे है। तो इनमें वायरस को कल्चर करके वैक्सीन के ऊपर उसका इफेक्ट लैब में देखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग इसको सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से, IDSP के माध्यम से जो भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस आते हैं उनको ये देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ये ब्रेक थ्रू ऐसा तो नहीं है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड आदमी होने के बाद भी, उसके 15 या 20 दिन बाद भी उसमें हो गया। एक लेवल तक तो हम मानते हैं वैक्सीन की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के दायरे में अगर वो है तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जैसे हमने कहा, सेंसिटिविटी है 85%, स्पेसिफिसिटी है 95%। अगर लेकिन हमारे वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उस दायरे में आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम कहें सिर्फ 50% को ही प्रोटेक्शन मिल रहा है तो हमारे वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ज्यादा आएंगे। ऐसे ही लैब से अगर हमें इंडिकेशन मिलेगा तो आज तक जो डेल्टा प्लस की आपने बात की, डेल्टा प्लस वायरस को भी कल्चर किया जा चुका है और उसका इम्पैक्ट स्टडी किया जा चुका है वैक्सीन पे। तो अभी हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला जिसके द्वारा हम ये कह सकें कि हमारी आज की प्रचलित वैक्सीन किसी भी प्रकार से इन वायरस वेरिएंट से लड़ने में सक्षम नहीं है। तो ये एक बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है, सरकार इसके ऊपर इंसाकॉक के माध्यम से नजर भी रखे हुए है कि कौन कौन से वेरिएंट दुनिया में कहाँ आ रहे हैं, और उनमें से कहीं दुनिया में किसी इस प्रकार का सीन तो नहीं देखने को मिल रहा कि वैक्सीनेटेड लोगों में भी इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। तो वो भी एक प्रक्रिया चालू है। वेरिएंट्स को भी हम मॉनिटर कर रहे हैं सेंट्रल सर्विलेंस के द्वारा, और अगर हम पाएंगे, और उनका कल्चर भी कर रहे हैं नए उसका, तो अगर हम किसी समय पर सरकार ये पाएगी कि आज की वैक्सीन किसी प्रकार से पूरी तरह से सक्षम नहीं है या कहीं कोई ब्रेक थ्रू ज्यादा हो रहा है, तो निश्चित रूप से जनता के साथ वो साझा की जाएगी। और ऐसी वैक्सीन में ये मॉडिफिकेशन की क्षमता, ये मैं और भी बताना चाहूंगा कि वैक्सीन को मॉडिफाई किया जा सकता है नए वेरिएंट्स के लिए। तो वो प्रक्रिया भी सरकार उसको भी स्टडी कर रही है साइंटिफिक। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट, हमारी सरकार और हमारे प्रोग्राम के लोग हैं जो निश्चित रूप से जनता की भलाई के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, इस सब चीज का भी वो बराबर ध्यान रखते हैं। जी बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से सतर्क है, मेडिकल एक्सपर्ट्स हमारे पूरी तरह से सतर्क है। जरूरत है हमें खुद को भी सतर्क रखने की और कोविड गाइडलाइंस पालन करते रहने की और सरकार के गाइडलाइंस की पालन करते रहने की। डॉक्टर सुजीत, भारत में बच्चों के वैक्सीन की क्या स्टेटस है, ये कब तक उपलब्ध हो सकता है? जी देखिए, बच्चों के लिए जो वैक्सीन पर ट्रायल चालू है, आपको मालूम होगा कि हम लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं। न केवल वैक्सीन की ट्रायल बल्कि सीरो सर्वेज भी होते हैं जिनमें बच्चों की पॉपुलेशन को पहले सीरो सर्वे के बाद हम लोगों ने उसको लेना चालू किया। हमने देखा बच्चों में भी वायरस का एक्सपोजर हुआ है और हमें सीवियर डिजीज अभी बच्चों में उस तरीके की नहीं देखने को मिली। लेकिन फिर भी बच्चे हम सब लोगों को बहुत प्यारे होते हैं, तो बच्चों के लिए निश्चित रूप से चिंता एक प्रक्रिया है। और जैसे ही स्टडी कंप्लीट होगी बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगा। और जहां तक मेरा ख्याल है, हम लोगों को इसके बारे में इतना चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपोजर देखा गया सीरोप्रेवलेंस से वो बच्चों में भी बराबर का देखा गया है। मतलब ये कि बच्चे लॉकडाउन या उसके बावजूद भी वायरस के एक्सपोजर से, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा हो या चाहे किसी और कारण से उनको एक्सपोजर तो मिला है। और एक्सपोजर मिलने के साथ ही टोटली वो लोग इस तरीके से हम नहीं कह सकते। कई बार हमको ये लगता है कि हमने उनको लॉकडाउन में रखा, घर के अंदर रखा, स्कूल भी नहीं जा पाए, खेल भी नहीं पाए, तो उनको एक्सपोजर हुआ नहीं है। एकदम से एक्सपोजर होगा, नया वेरिएंट आएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसा हम लोगों को इस भ्रम से निकलना चाहिए।
और जैसे ही वैक्सीन आए, हम लोगों को निश्चित रूप से बच्चों को प्राथमिकता से वैक्सीन भी लगवानी चाहिए और उनको पूरे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो आपने अभी अभी कहा, देखिए कोई भी वेरिएंट आ जाए, कोई भी आ जाए, अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो हम पर वेरिएंट निश्चित रूप से असर नहीं कर पाएगा। जी डॉक्टर, क्या वैक्सीन भी वायरस म्यूटेशन का कारण बनते हैं? ऐसा दावा भी सोशल मीडिया में कई बार वायरल हुआ है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए दोनों ही चीजें हैं। ये वैक्सीन की बात, इस पेंडेमिक में, कोविड में, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। नंबर एक, वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट कर गया। नंबर दो, बहुत जल्दी वैक्सीन आ गई। सामान्यतः इतनी जल्दी वैक्सीन दुनिया में नहीं आती। आज हम देखें 170 डिफरेंट टाइप की वैक्सीन की ट्रायल्स चल रही हैं और बहुत से देशों ने बहुत ही सक्षम तरीके से वैक्सीन को बहुत ही लिमिटेड और फास्ट तरीके से वैक्सीन बना भी ली, जिसमें हमारा खुद का देश भी शामिल है। तो ये तो एक असामान्य, थोड़ी सी साइंटिफिक उससे मेथड से अलग किस्म का प्रक्रिया हुई है। लेकिन जो हम वायरस म्यूटेट क्यों करता है, क्योंकि उसको अपने रूप में सफलता नहीं मिल पा रही ट्रांसमिशन को बढ़ाने में, तो वायरस उसको बाईपास करने की कोशिश करता है और इस बाईपास के प्रोसीजर में उसको विभिन्न लोगों से सामना करना पड़ता है। जैसे आप ट्रांसमिशन को दबा रहे हैं तो ट्रांसमिशन से सामना करना है। अगर वैक्सीन उसके बॉडी में रेप्लिकेशन को मल्टीप्लाई कर रही है तो वैक्सीन के से सामना करना पड़ेगा। तो इस दौरान वायरस के डिफरेंट कॉपीज बनने में तो कुछ ना कुछ एडिटिंग होती रहती है और वो एडिटिंग के माध्यम से कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हमने देखा कई उसके म्यूटेशंस में, कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जो हमारे वैक्सीन के इम्यून एस्केप फिनोमेना को भी संशय देते हैं। तो इन सब की स्टडी की जाती है। लेकिन जहां तक इसकी बात है कि वैक्सीन ने इस पर का बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, इसको मैं पूरी तरह से नहीं मानता। लेकिन जहां तक है कि रेप्लिकेशन और ये सब एक, अगर हम रेप्लिकेशन होने से रोकेंगे, ट्रांसमिशन रोकेंगे, जितना कम ट्रांसमिशन होगा उतना कम मेरे हिसाब से म्यूटेशन होगा। जी डॉक्टर सुजीत, आखिरी सवाल पे हम जाए उससे पहले एक यूजर का सवाल आया है और कल या परसों में WHO ने इसके ऊपर एक पोस्ट लिखा था। क्या वैक्सीन में किसी भी तरह का कोई एनिमल प्रोडक्ट्स यूज हो रहा है? हालांकि WHO ने इसको बुरी तरह से खारिज किया है, लेकिन हम आपकी तरफ से भी सुनना चाहते हैं। देखिए प्रोडक्शन के बारे में मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज ये कहूंगा कि हम लोगों को इन भ्रांतियों से अलग हटना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता कि उसमें वैक्सीन में बाद में आपको, भाई देखिए हमें किस प्रोडक्ट की जरूरत है वैक्सीन में? वैक्सीन में हमें एक एंटीजन मटेरियल की जरूरत है और वो एंटीजन मटेरियल हमको सिर्फ वायरस से मिलता है। अब वायरस को हम इनएक्टिवेट करके लें, लाइव एटीन्यूएट करके लें, या उसकी स्पाइक प्रोटीन का सब यूनिट वैक्सीन लें, या जेनेटिक मटेरियल लें, इनमें तो कहीं भी मेरे को कोई एनिमल का कोई रोल ऐसा समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल डॉक्टर सुजीत, सोशल मीडिया में कई सारे फेक न्यूज वेरिएंट्स एंड वैक्सीन को लेके फैलते रहते हैं। आपकी तरफ से उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो बिना सोचे समझे ऐसे मैसेज पे बिलीव भी करते हैं और शेयर भी करते हैं? जी, ये एक बहुत ही आवश्यक चीज है कि हम जीनोमिक म्यूटेशन को, जीनोमिक फिनोमेना को प्रॉपरली समझें और प्रॉपरली समझे बिना, क्योंकि देखिए मैंने आपको दो प्रक्रिया बताई, एक तो जीनोमिक हमको इंडिकेशन मिलता है और एक दूसरा ग्राउंड पे इंडिकेशन मिलता है, तीसरा होता है हम लोग लैब में उसको स्टडी करते हैं। तो इन सब चीजों का जब हम टोटलिटी में देखते हैं, पूरी समग्र रूप से देखते हैं, तभी हम लोग साइंटिस्ट लोग भी कोई ओपिनियन बनाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि किसी भी एक ओपिनियन के आधार पे WHO या CDC या भारत सरकार भी ये कह दे कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया। तो यही चीज लोगों के समझने की भी बात है। मैं कई इस बात को भी यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। कई बार लोग सोचते हैं जेनेटिक सीक्वेंसिंग एक RT-PCR टेस्ट की तरह से है कि हमने टेस्ट किया और हमें रिजल्ट मिल जाए, या एक व्यक्ति, जेनेटिक सीक्वेंस का पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कोई ज्यादा संबंध नहीं रहता। हम सिर्फ वेरिएंट का उस पेंडेमिक में स्टडी करते हैं। तो वेरिएंट का स्टडी करना दूसरे लोगों के लिए, सरकार के लिए आवश्यक है, प्रिपेयर्डनेस करने के लिए, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि कौन से डिफरेंट वेरिएंट क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सरकार उसके लिए एक ज्यादा इफेक्टिव रूप से काम करेगी, लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करेगी, भाई नया वेरिएंट आ गया है, आप लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दुगने एनफोर्स करिए, अपने आप को बचाइए और अपने परिवार को बचाइए। तो ये एक खास चीज रहती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम आधे अधूरे ज्ञान से, या जब तक हमको इस बारे में जानकारी ना हो, ना तो शेयर करें और ना विश्वास करें। एक सरकार के साइंटिफिक नजरिए को विश्वास करें, जो कि विभिन्न रूप में सरकार शेयर करती है। और
जब भी आवश्यकता होगी हम उसके नई चीज बताएंगे। जी, समय भाव के कारण इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। डॉक्टर सुजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का बहुत डिटेल में जवाब दिए। मैं आशा करता हूं जागरण के दर्शकों को, पाठकों को ये सेशन पसंद आया होगा और फायदेमंद लगा होगा। जागरण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे ये सेशन का वीडियो अवेलेबल होगा। इसको आप अपने परिवार में दोस्तों को भेजकर उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। यू कैन रीड अबाउट दिस इंटरव्यू ऑन जागरण हिंदी एंड इंग्लिश वेबसाइट एज वेल. Jagran Dialogues objective is to spread health literacy, and we'll come to you with a new topic with another guest once again. Till then, do follow all COVID guidelines and get vaccinated on time. Stay safe, stay healthy. Thank you, Dr. Sujit, once again. Thank you very much.